नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी का आयोजन आज दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ। 2021 में सिनेमा में बेहतरीन योगदान देने के लिए अवार्ड जीतने वाले कलाकारों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सम्मानित किया। दिग्गज अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के से सम्मानित किया गया। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को गंगूबाई कठियावाड़ी और कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा द राइज के लिए बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी को बेस्ट फीचर फिल्म के लिए सम्मानित किया गया। द कश्मीर फाइल्स को नरगिस दत्त अवार्ड दिया गया। RRR जैसी फिल्म बनाने वाले ISS राजामौली को बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट अवार्ड मिला। पंकज त्रिपाठी को उनकी फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड दिया गया। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें 100 यूनिट तक बिजली फ्री देने की बात कही गई है। इसमें कांग्रेस ने 200 यूनिट बिजली का बिल आधा करने और जाति गणना कराने का वादा किया है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया है। इस वचन पत्र में 59 विषय, 225 मुख्य बिंदु, 1290 वचन और 101 गारंटी शामिल हैं। इसे जारी करते हुए कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि हम मध्य प्रदेश की IPL टीम बनाने की कोशिश करेंगे। इस घोषणा पत्र में 10 नए वचनों को शामिल किया गया है। इसमें युवा, किसान, शासकीय कर्मचारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण और खुशहाल परिवार को लेकर भी घोषणा की गई है। इस घोषणा पत्र में कृषि लागत को कम करने की बात कही गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। सूची को बेहद संतुलित माना गया, लेकिन उसके बाद पार्टी में जबरदस्त उठापटक शुरू हो गई है। ये विवाद दो पूर्व मुख्यमंत्रियों कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच हुआ है। कमलनाथ इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने टिकट के दावेदार और उनके समर्थकों से दो टूक कह दिया कि जाकर दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो। कमलनाथ के एक बेहद पुराने वफादार नरेंद्र सालूजा, जो कि अब बीजेपी में हैं, उन्होंने मंगलवार को कांग्रेस के टिकट वितरण से जुड़ी आंतरिक कलह के 2 वीडियो ट्विटर पर डाले तो सनाका खिंच गया। विवाद हाई प्रोफाइल शिवपुरी विधानसभा सीट और जिले से जुड़ी टिकटों का है। वीडियो में कमलनाथ बोल रहे हैं, कन्फ्यूजन दिग्विजय सिंह और KP सिंह ने पैदा किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि KP सिंह से बात हो गई है। KP सिंह ने भी कहा कि बात हो गई है। इनके द्वारा पैदा किए गए कन्फ्यूजन से ये स्थितियां बनी। वायरल हुए वीडियो में वीरेंद्र समर्थकों को कमलनाथ आश्वस्त करते हुए बता रहे हैं, वीरेंद्र से कल बात हुई थी। दिग्विजय सिंह और KP सिंह को मैंने दिल्ली बुलाया है। कमलनाथ वायरल वीडियो में एक जगह कह रहे हैं, KP सिंह क्यों जाए शिवपुरी, ये बात मेरे समझ में ही नहीं आई। वीडियो के आखिर में कमलनाथ दोहरा रहे हैं, शिवपुरी का फैसला मैंने दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह पर छोड़ा था। जैसा वो कहेंगे वैसा करूंगा। अब तुम लोग जाओ और दिग्विजय सिंह जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के टाइप 7 सरकारी बंगले के आवंटन को रद्द करने को चुनौती देने का मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। राघव चड्ढा को फिलहाल बंगला खाली नहीं करना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के सरकारी बंगला खाली करने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके बाद आप नेता राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा, यह मकान या दुनिया की नहीं, संविधान को बचाने की लड़ाई है। आखिर में सच और न्याय की जीत हुई। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि मैं दिल्ली हाईकोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं। क्या अंतरिक्ष में भारत अब अपनी गति तेज करने वाला है? प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष विभाग को 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक चंद्रमा पर पहले भारतीयों को भेजने का लक्ष्य रखने का निर्देश दिया है। PM मोदी ने यह बात गगनयान मिशन के साथ साथ 21 अक्टूबर को होने जा रही क्रू एस्केप सिस्टम टेस्ट व्हीकल की पहली डिमॉन्स्ट्रेशन फ्लाइट की तैयारियों के लिए हुए समीक्षा बैठक के दौरान कही। PM मोदी ने इस बैठक में अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की ओर से किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर उतरने के साथ साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए तैयारी करने का आग्रह किया। कांग्रेस पार्टी और जयराम रमेश के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर चुनावों में भारतीय सेना के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, सेना के वीर जवानों की लोकप्रियता को भुनाकर नरेंद्र मोदी स्वयं का प्रचार करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा करने वाले हमारे भारतीय सेना के वीर जवानों की लोकप्रियता को भुनाकर PM मोदी जी स्वयं का प्रचार करवा रहे हैं। चुनाव में सेना का राजनीतिक इस्तेमाल करके मोदी सरकार ने वो काम किया है जो 75 सालों में कभी नहीं हुआ है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ सवालों के बदले कथित रिश्वत देने से जुड़े आरोपों के संबंध में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत को लोकसभा की आचार समिति के पास भेज दिया है। बीजेपी सांसद ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने के आरोप की जांच की मांग की है। इस मामले पर उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर को एक पत्र लिखा है, जिसमें ये तय करने के लिए एक जांच पैनल गठित करने की मांग की गई है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं है। हालांकि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की एमबीए और पीएचडी की डिग्री को महुआ फर्जी बता चुके हैं, लेकिन उसकी जांच आज तक नहीं हुई है। दुबे की फर्जी डिग्री का मामला कोर्ट में भी पहुंचा था। समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुना दिया। 5 जजों की बेंच ने बहुमत से कहा कि विधायिका को समलैंगिक विवाह लाने पर फैसला लेना चाहिए, यानी संसद इस पर कानून बना सकती है। हालांकि सभी 5 जज इस बात से सहमत थे कि शादी करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है और बहुमत के फैसले में अदालत ने समलैंगिक विवाह के खिलाफ फैसला सुनाया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विवाह की समानता को वैध बनाने से इनकार कर दिया है, लेकिन इसने इस बात पर जोर दिया कि किसी व्यक्ति के संबंध में जाने के अधिकार को सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। अदालत ने साफ कर दिया कि समलैंगिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके लिए इसने केंद्र और राज्यों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। समलैंगिक जोड़ों के बच्चा गोद लेने के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की राय बटी हुई है। 3 जजों के बहुमत के फैसले में कहा गया है कि समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं मिलेगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस.के. कौल समलैंगिक जोड़ों की गोद लेने के पक्ष में थे। वहीं 3 जज जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस रविंद्र भट्ट इसके विरोध में थे। इसलिए समलैंगिक जोड़ों को यह अधिकार भी नहीं मिलेगा। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हम क्यूयर कपल को बच्चा गोद लेने का अधिकार दिए जाने से असहमत हैं। दुनिया में जहां रूस और यूक्रेन के बीच, इजरायल और हमास के बीच युद्ध हो रहा है, इस बीच चीन और जापान के बीच भी तनाव बढ़ गया है। चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में स्थित द्वीपों के करीब टकराव जैसी स्थिति पैदा होते हुए दिख रही है। इन द्वीपों पर जापान का नियंत्रण है, लेकिन दोनों ही देश इन द्वीपों पर स्वामित्व का दावा करते हैं। चीन ने कहा है कि उसने इन द्वीपों की समुद्री सीमा में मौजूद कई जापानी जहाज़ों को बाहर कर दिया है। वहीं जापानी कोस्ट गार्ड ने कहा है कि उसने 2 चीनी जहाज़ों को मछली पकड़ने वाली जापानी नावों से दूर जाने को कहा है। इसी बीच जापानी प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा ने युद्ध में मारे गए जापानी सैनिकों की याद में बनाए गए विवादास्पद स्मारक में श्रद्धांजलि भी अर्पित की। चीन ने कहा कि उसने इस मामले में कड़ा विरोध दर्ज कराया है। पाकिस्तान स्थित ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर इजरायल हमास संघर्ष के दौरान फलस्तीनी लोगों के प्रति समर्थन जताने के लिए पाकिस्तान सरकार की तारीफ की है। इससे पहले 15 अक्टूबर को भी एक पोस्ट की गई थी, जिसमें जमाते इस्लामी पार्टी की ओर से बुलाए गए मार्च की तारीफ की गई थी। पोस्ट के मुताबिक इस मार्च में फलस्तीन के समर्थन और इजरायल की निंदा करने के लिए लाखों लोग शामिल हुए थे। मंगलवार को ईरानी राज्य मीडिया ने ईरान के विशिष्ट रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के एक डिप्टी कमांडर के हवाले से कहा कि अगर गजा में इसके अत्याचार नहीं रुके तो इजरायल को प्रतिरोध मोर्चे पर एक और झटके का सामना करना पड़ेगा। अली फदाबी ने कहा, इजरायल के खिलाफ प्रतिरोध मोर्चे का हमला तब तक जारी रहेगा जब तक कि इस कैंसर ट्यूमर को दुनिया के नक्शे से खत्म नहीं कर दिया जाता। उन्होंने कहा कि अगर इजरायल ने गजा में अत्याचार बंद नहीं किया तो एक और सदमा आने वाला है। गुरुवार को यह बिल्कुल स्पष्ट लग रहा था कि गजा पर आईडीएफ का जवाबी आक्रमण शुक्रवार या शनिवार से शुरू हो जाएगा और आईडीएफ ने फलस्तीनियों को उत्तरी गजा खाली करने के लिए कुछ समय सीमा भी दी थी और वो समय सीमा शुक्रवार दोपहर तक समाप्त हो रही थी। यरूशलेम पोस्ट में लिखा है कि फिर भी अब हम सोमवार देर रात तक पहुंच गए हैं और अब यह आक्रमण बहुत दूर लग रहा है। बता दें, यरूशलेम ने सोमवार की बात कही है, लेकिन हम ये खबर बुधवार को दिखा रहे हैं, यानी बुधवार तक कुछ नहीं हुआ है। आर्टिकल में कहा गया है कि ऐसा दिखता है कि कई कारणों की वजह से देरी हुई है। सूत्रों ने यरूशलेम पोस्ट को बताया है कि एक कारक बढ़ती चिंता का विषय है कि हिजबुल्लाह उस पल का इंतजार कर रहा है जब अधिकांश आईडीएफ जमीनी सेना पूर्ण मोर्चा खोलने के लिए उत्तरी गजा के लिए प्रतिबद्ध हो। आर्टिकल में कहा गया है कि आईडीएफ और राजनीतिक स्तर पर भी ये मान्यता गहरी हो रही है कि आईडीएफ ने दशकों में ऐसा कुछ नहीं किया है और बड़ी आबादी की प्रतिशोध की इच्छा को जल्दी से संतुष्ट करने के लिए बिना तैयारी के जल्दबाजी करना एक बड़ी गलती हो सकती है और वो अति आत्मविश्वास नहीं दिखा रहा है और योजना बनाने में लगा हुआ है।
इसके अलावा देरी के अन्य कई कारकों में नागरिक हताहतों से बचने के लिए अमेरिकी दबाव भी शामिल है। इसके अलावा गजा में इजरायली बंधकों के बारे में घरेलू चिंताएं और फलस्तीनियों को वहां से निकलने के लिए अधिक समय देना शामिल हो सकता है। एक अन्य कारक आज तक अमेरिका और विश्व की प्रतिक्रिया है। वर्तमान में इजरायल को भारी समर्थन महसूस हो रहा था और इसके पास हमास से निपटने के लिए काम करने के लिए अधिक समय था। वर्तमान में इजरायल को भारी समर्थन महसूस हो रहा है और उसके पास हमास से निपटने के लिए काम करने के लिए अधिक समय है। इसके अलावा यरूशलेम पोस्ट ने कई स्रोतों से पुष्टि की है कि किसी ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि आईडीएफ द्वारा हमास के शासन को कथित तौर पर उखाड़ फेंकने के बाद गजा का क्या होगा, इसलिए देरी हो रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने मंगलवार को कहा कि इजरायल द्वारा गजा की घेराबंदी और उसके उत्तरी क्षेत्र को खाली करने का आदेश नागरिकों का जबरन स्थानांतरण और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो सकता है। जिनेवा में पत्रकारों से बात करते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की प्रवक्ता ने कहा कि ऐसा लगता है कि इजरायल ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है कि गजा में अस्थायी रूप से निकाले गए नागरिकों को उचित आवास के साथ साथ स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा की संतोषजनक स्थिति प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि हमें चिंता है कि गजा की पूरी घेराबंदी के साथ इस आदेश को वैध अस्थायी निकासी नहीं माना जा सकता है और इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए नागरिकों का जबरन स्थानांतरण होगा। उन्होंने कहा कि जबरन स्थानांतरण मानवता के खिलाफ अपराध है। इजरायल हमास युद्ध में बुधवार 18 अक्टूबर महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का दिन है। एक तरफ ईरान के दबाव पर जेद्दा में 56 मुस्लिम देशों के संगठन OIC की बैठक बुलाई गई है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को ही इजरायल और जॉर्डन जा रहे हैं। इजरायल की उनकी यात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण यात्रा जॉर्डन की है, जहां वो अरब लीग के नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि बाइडेन की यात्रा से शांति बहाली की उम्मीद बढ़ गई है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी का कहना है कि बाइडेन जॉर्डन में किंग अब्दुल्ला, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात करेंगे। अभी अरब में किसी और देश के नेता का नाम सामने नहीं आया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।